नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ सीटें सिर्फ चुनावी मैदान नहीं होती, वो किले होती हैं। जसवंत नगर एक ऐसा ही किला है। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस किले की दीवारों के पीछे की रणनीति को समझेंगे। और सबसे जरूरी बात ये देखेंगे कि एक चुनावी जनादेश को जमीन पर लोगों के लिए असरदार शासन में कैसे बदला जा सकता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम जमीन की सच्चाई से शुरू करेंगे, फिर उस जनादेश के पीछे के नंबर्स को समझेंगे, इस मजबूत गढ़ की असली ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, दशकों पुराने चुनावी पैटर्न की गूंज सुनेंगे और इन सारी जानकारियों को जोड़कर शासन के लिए एक ठोस एक्शन प्लान, एक खाका तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी रणनीति बनाने से पहले आपको उस जगह की मिट्टी को समझना पड़ता है, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई क्या है। क्योंकि राजनीति हवा में नहीं होती, वो जमीन पर लोगों के बीच उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। सबसे पहले आइए देखें कि जसवंत नगर है कहाँ। ये उत्तर प्रदेश के विशाल सियासी नक्शे का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक किरदार है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल इलाका नहीं, बल्कि एक जीता जागता सामाजिक ताना बाना है। इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी खेती है, और यहीं की सबसे बड़ी चुनौती है कृषि संकट। जब किसान को फसल का सही दाम नहीं मिलता, जब लागत बढ़ती जाती है, तो इसका असर सिर्फ खेत पे नहीं, हर घर पे पड़ता है। बाजारों की रौनक कम हो जाती है। ये आर्थिक दबाव सीधे सीधे लोगों के राजनीतिक फैसलों पर असर डालते हैं। आर्थिक मुद्दों के साथ साथ यहाँ का सामाजिक तानाबाना राजनीति की दिशा तय करता है। और सच ये है कि यहाँ जाति एक बड़ी हकीकत है। करीब 20 से 25% यादव ओबीसी मतदाता, उनके साथ जाटव अनुसूचित जाति और एक बड़ी मुस्लिम आबादी, ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत लेकिन उतना ही नाजुक राजनीतिक समीकरण बनाते हैं। और इस समीकरण को साधना ही यहाँ की सियासत का केंद्र है। और इन पुरानी सच्चाइयों के बीच एक नया और बहुत ताकतवर बदलाव आ रहा है, डिजिटल क्रांति। अब हर हाथ में स्मार्टफोन है। इसका मतलब है कि राजनीतिक संदेश अब सीधे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। लड़ाई अब सिर्फ चौपालों पर नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। ये एक दो धारी तलवार है, जानकारी भी देती है और गलत जानकारी का खतरा भी पैदा करती है। तो जमीन की हकीकत को हमने समझ लिया। अब उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जो हाल के चुनावों की कहानी कहते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में लोकतंत्र में नंबर ही बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक उम्मीद है। शुरुआत करते हैं कुल मतदाताओं की संख्या से। जसवंत नगर में 3,92,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये आंकड़ा हमें इस क्षेत्र के पैमाने का अंदाजा देता है। हर एक वोट की अपनी एक आवाज है, और ये संख्या उस सामूहिक आवाज की ताकत दिखाती है। ये डोनट चार्ट 2022 के नतीजों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। समाजवादी पार्टी को करीब करीब 63% वोट मिले, वहीं भाजपा 27% पर रही। ये एक तरफा जीत थी, एक ऐसा जनादेश जिसमें कोई शक शुबा नहीं था। और जीत का अंतर कितना बड़ा था, ये इस बार चार्ट से और साफ हो जाता है। 90,000 से भी ज्यादा वोटों का फर्क। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जनादेश है, और ये अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे नतीजे आते क्यों हैं? ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अब हम विश्लेषण के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम इस किले की बनावट को समझेंगे। इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है, और कौन सी बड़ी ताकतें यहाँ काम कर रही हैं। ये स्वॉट एनालिसिस हमें एक स्ट्रेटेजिक नजरिया देता है। ताकत है मौजूदा विधायक का अपना ब्रांड और समाजवादी पार्टी की दशकों पुरानी विरासत। कमजोरी बन सकती है पार्टी के अंदर की दरारें। सबसे बड़ा मौका है दलित मुस्लिम गठबंधन को और मजबूत करने का, और सबसे बड़ा खतरा है भाजपा के आक्रामक अभियान। और जब हम अंदरूनी दरारों या बाहरी खतरों की बात करते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, लोकतंत्र में हर आवाज की एक गरिमा होती है। जिम्मेदारी से कही गई बात, भले ही वो आलोचना हो, सिस्टम को मजबूत करती है। यही संवैधानिक मूल्य हमें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ हम दो बड़ी ताकतों की सीधी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है शिवपाल यादव का जमीनी प्रभाव और सपा की विरासत, जो एक वफादार वोटर बेस की गारंटी है। ये रिश्ता सालों के काम और भरोसे पर बना है।
दूसरी तरफ है भाजपा की मॉडर्न कैंपेनिंग, जो सोशल मीडिया और माइक्रो टारगेटिंग के जरिए इस बेस में सेंध लगाने की लगातार कोशिश करती है। ये परंपरा और तकनीक की लड़ाई है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलना जरूरी है। 2022 की जीत कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये दशकों से चले आ रहे एक ट्रेंड की ताज़ा कड़ी है। आइए देखते हैं कि ये दबदबा कैसे बना और वक्त के साथ कैसे बदला। ये टाइमलाइन समाजवादी पार्टी के दबदबे की कहानी कहती है। 1993 में लगभग 47% से शुरू होकर पार्टी ने लगातार 50% से ज्यादा वोट शेयर बनाए रखा है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। हाँ, 2017 में गिरावट आई थी, जिसका बड़ा कारण पार्टी के अंदरूनी मतभेद थे। लेकिन 2022 में पार्टी ने जोरदार वापसी की और अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि कोर बेस बहुत मजबूत है। तो इस पूरे ऐतिहासिक डेटा से हम क्या सीखते हैं? ये लाइन इसका सार है। सपा का जो कोर यादव ओबीसी आधार है वो बहुत टिकाऊ है, लेकिन जीत का बड़ा अंतर बनाए रखने के लिए दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ गठबंधन का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस भरोसे को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। विश्वास कमाना पड़ता है, उसे अधिकार नहीं समझा जा सकता। अच्छा, तो अब तक हमने डायग्नोसिस और एनालिसिस किया है। अब वक्त है इस पूरी समझ को एक एक्शन प्लान, एक व्यवहारिक रणनीति में बदलने का। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि डेटा का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उस जीत को बेहतर शासन में बदलने के लिए होना चाहिए। कोई भी बड़ी जीत एक चरणबद्ध योजना से ही मिलती है। ये 90 दिन का लैडर प्लान उसी का एक ढांचा है। पहले 30 दिन जमीन तैयार करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, अगले 30 दिन अभियान को पूरी ताकत से लॉन्च करने के लिए, फिर उसे तेज किया जाता है और आखिरी 10 दिनों में जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। हर फेज का अपना एक मकसद होता है। इस रणनीति की नींव 4 खंभों पर टिकी है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी एक 4 तरफा नजरिया। पहला है चुनावी अक्ष, यानी वोट के समीकरणों को साधना। दूसरा है संगठनात्मक अक्ष, यानी बूथ लेवल तक अपनी मशीनरी को मजबूत करना। तीसरा है कथात्मक अक्ष, यानी लोगों तक अपनी बात, अपनी कहानी असरदार तरीके से पहुंचाना। और चौथा है संसाधन अक्ष, यानी कैंपेन के लिए जरूरी चीजों का सही मैनेजमेंट। जब ये चारों खंभे मजबूत होते हैं, तभी जीत की इमारत खड़ी होती है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर हैं। देखिए, कोई भी रणनीति कागज पर बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब होती है जब वो लोगों की रोज की चिंताओं से जुड़ती है। रणनीति का अंतिम लक्ष्य सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए। और लोगों से जुड़ने के लिए उनकी सुनना जरूरी है। ये हीट मैप दिखाता है कि जसवंत नगर के लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। सड़कें, खेती का संकट और दलित कल्याण, ये सबसे गंभीर मुद्दे हैं। एक कामयाब नेता वही है जो अपनी रणनीति को इन असली समस्याओं को सुलझाने से जोड़ता है। जनादेश का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि इन शिकायतों को सुनकर उन्हें दूर करने का अधिकार और कर्तव्य है। और यहीं पर भरोसे की बात आती है। आज के डिजिटल युग में लोगों की जानकारी, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। सच्चा रिश्ता इसी नींव पर बनता है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन उस जीत से मिले जनादेश का इस्तेमाल करके लोगों का स्थायी विश्वास जीतना, असली चुनौती वही है। इसका जवाब सिर्फ वादों में नहीं, बल्कि जमीन पर किए गए काम में है, पारदर्शिता में है और लोगों की गरिमा का सम्मान करने में है। यही असली शासन की कला है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mrg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।